देखो, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, वृत्तीय गति क्या होती है। जैसे कि नाम से आप लोगों को क्लियर है कि अगर कोई भी बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है तो हम उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, या कह सकते हो कि कोई भी बॉडी अगर किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रही है तो वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। यानी कि जैसे ये सर्कल है, ये इसकी सरकमफ्रेंस हो गई। अगर कोई बॉडी इस सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर आप कहें कि अगर कोई भी बॉडी किसी पॉइंट को सेंटर मानकर उसके चारों तरफ एक समान दूरी से, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या कर रही है, सेम डिस्टेंस से मूव कर रही है, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है और उसके चारों तरफ मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कल क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। और इस रेडियस की लेंथ आप किसी भी सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट लेके अगर सेंटर से जोड़ोगे तो एक ही जैसी होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी इस तरह से मूव कर रही है किसी भी सेंटर के या किसी भी पॉइंट के चारों तरफ कि उसकी उस पॉइंट से दूरी चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस जानने से पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, स्पीड क्या है, चाल एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि अगर उसका मैग्नीट्यूड एक ही जैसा है, टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, यही है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, वेग, वेक्टर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे, जो भी बॉडी की डायरेक्शन होगी उस पर भी ये क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी का डिपेंडेंस किसके ऊपर है, मैग्नीट्यूड पर भी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर भी है, किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई चेंज आ रहा है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, यही होता है। एक्सेलरेशन क्या है, अगर मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में डेल्टा वी चेंज आया है, ठीक है, डेल्टा वी की कुछ वैल्यू है, मान लो इनिशियली v1 थी, बाद में v2 हो गई, तो v2 माइनस v1 हमें कोई वैल्यू अगर दे रहा है तो इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, जीरो अगर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ एक एक्सेलरेशन होगा जो किसके बराबर होगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के बराबर होगा। तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। ये कब होती है, जब कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, अगर उसकी स्पीड, चाल क्या है, कांस्टेंट, यानी कि अगर स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो उस तरह के मोशन को, और वो सर्कल में मूव कर रही है तो उस तरह के सर्कुलर मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पर स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट। अब अगर आप देखें ये बॉडी, कोई भी एक बॉडी है, ये सर्कल में इस तरह से मूव कर रही है, आर रेडियस है इसका। ठीक है, तो आप इस बॉडी के मोशन की डायरेक्शन कैसे दोगे, सरकमफ्रेंस पे जिस भी पॉइंट पर आपको उस बॉडी के मोशन की डायरेक्शन निकालनी होगी उस पॉइंट पर आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्पर्श रेखा। मान लीजिए बॉडी का मोशन क्या है, इस तरह से है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इस पॉइंट को ए मान लो, इस ए पॉइंट पर अगर इस बॉडी की डायरेक्शन को आपको देना है तो सबसे पहले क्या करोगे, एक टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ करोगे यहाँ पर। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है, रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है और जिस भी पॉइंट पर आप ड्रॉ करते हो उस पॉइंट को टच करके जाती है। ठीक है, और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसमें आप एरो इसका पॉइंट करोगे। तो ये हो गई बॉडी की ए पॉइंट पर डायरेक्शन। तो आपको पता चल रहा है ना, ए पॉइंट पर ये डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, अब मान लो ये कोई बी पॉइंट है, इस पे अगर इसी बॉडी की डायरेक्शन निकालनी है तो फिर से आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे और एरो इसका किस डायरेक्शन में लोगे, मोशन की डायरेक्शन में। तो अब डायरेक्शन क्या हो गई, ये
ठीक है। अगर हम देखें तो ए के कंपैरिजन में बी पे जो डायरेक्शन है वो उसमें 90 डिग्री का चेंज आ रहा है ना। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी जो है या मोशन जो है बॉडी का, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी, वेग क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। और अगर हर पॉइंट पर वेग चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगी। लेकिन क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट में मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंजिंग होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी। यानी कि टाइम के साथ ये चेंज करेगी। और अगर ये टाइम के साथ चेंज करेगी तो इस चेंज की वजह से बॉडी पर एक एक्सेलरेशन लगेगा। इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। मान लो ये क्या है, एक्सेलरेशन ए, ये एक नॉर्मल एक्सेलरेशन है, सर्कुलर एक्सेलरेशन या सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल फोर्स की वजह से नहीं है। बॉडी का एक मोशन हो रहा है ना, देखो यहाँ पे दो तरह के मोशन है, बॉडी इस सर्कल में मूव कर रही है, तो अगर इस मोशन को डिफाइन करोगे तो आपको लेंथ लेनी पड़ेगी। अगर आप ये कहो कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँची है डेल्टा टी टाइम में, और इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क है, ये आपका डेल्टा एस है, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। या स्पीड जो हो जाएगी वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर हम एंगुलर कोई भी क्वांटिटी नहीं ले रहे, तो ये एक लीनियर मोशन हो गया। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, तो एक एंगल बनेगा। तो वो जो एंगल में चेंज होगा उसकी वजह से जो भी आपका वेलोसिटी आएगी उसको हम एंगुलर क्वांटिटी मान के चलेंगे। तो दोनों तरह के मोशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट हो गई, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी वेरिएबल हो गई, चेंजिंग हो गई है। और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसकी वजह से बॉडी पे एक एक्सेलरेशन लगता है, त्वरण लगता है, जो किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ। जो जिस भी पॉइंट के चारों तरफ बॉडी मूव कर रही है उस पॉइंट की तरफ ये लगता है, और इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र बल। ये एक नॉर्मल एक्सेलरेशन है जो बॉडी पे क्या लगेगा, जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, स्पीड भी क्या होगी, चेंज हो रही होगी। मान लो किसी इस पॉइंट पर 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ आने के बाद क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड थी, कम हो गई या बढ़ गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, यानी कि स्पीड भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति होगी। ठीक है। तो और वेलोसिटी इस केस में भी चेंज ही होनी है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, स्पीड चेंज हो या ना हो, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर क्या होती है, चेंज होती है। तो ये भी क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। अब ये स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक है, और ये वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो इस स्पीड के चेंज होने की वजह से इस टेंजेंट, जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, यानी कि इस सरकमफ्रेंस के अलोंग भी एक एक्सेलरेशन लगेगा, और एक सेंटर की तरफ लग रहा था जब आपकी स्पीड कांस्टेंट थी, तो वो तो लगना ही है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और क्योंकि स्पीड भी चेंज हो रही है तो उसके वजह से भी एक क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, जो टेंजेंट के अलोंग होगा, जो स्पीड की जो भी डायरेक्शन आ रही है उसकी वेलोसिटी की, उस कर्व के अलोंग, उसके अलोंग वो लगेगा। यानी कि अगर ये यहाँ पर हम डायरेक्शन निकालते हैं तो ये वाला टेंजेंट हमें डायरेक्शन देगा, एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, और एक इसको मान लो ये कुछ भी है, A2 मान लो या A1 मान लो, ये क्या होगा, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से लग रहा है। ठीक है। ये क्या हो गया आपका टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट के अलोंग है, स्पर्श रेखा के साथ जा रहा है ना, तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, दो एक्सेलरेशन हो गए, एक हो गया आपका सेंट्रीपिटल और दूसरा हो गया टेंजेंशियल। ठीक है, दो तरह के एक्सेलरेशन यहाँ पर आएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल। ठीक है,
या कह सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है उसी को आप क्या कहते हो, किसी पर्टिकुलर मोशन के लिए स्पीड कहते हो। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो चेंज होनी ही है तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, तो उसके मोशन के साथ कुछ एंगुलर प्रॉपर्टीज जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि पहली क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, एंगल होता है। एक्चुअल क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसके सर्कुलर मोशन में मूव करने पर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, ये कह सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी एंगल में चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। ठीक है, जैसे मान लो इनिशियली बॉडी किस पे थी, ए पॉइंट पर थी। ठीक है, ये t1 टाइम में कहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट पर पहुँच गई, कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया और इसका एंगल यहाँ पर कितना बना, θ1। पहले कितना था, 0। ठीक है, यहाँ से हम मोशन ले रहे हैं, t1 टाइम पे कितना हो गया, θ1। तो t1 टाइम तक जाने में इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो कोणीय विस्थापन है, वो कितना हो गया, θ1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब ये t2 टाइम पे पहुंचती है तो यहाँ OA से इसका एंगल कितना हो गया, इन दोनों के ये पूरा एंगल, ये जो एंगल है OA से T2 का जो एंगल है ये कितना हो गया, θ2। तो यानी कि यहाँ पर t2 टाइम तक इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, θ2। अब अगर हम टाइम इंटरवल लेते हैं t1 और t2 के बीच का, यानी कि जब बॉडी t1 से t2 टाइम तक मूव करी तो इस टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल का मतलब क्या हो गया, डेल्टा t इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये जो टाइम है जो किसके बराबर आ रहा है, आपका डेल्टा t के बराबर आ रहा है। इस डेल्टा t टाइम में जो भी कोण में चेंज आएगा, जो भी एंगल में चेंज आएगा, वो इस टाइम इंटरवल के लिए इस बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इसको डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम इसको, ये एंगल हो गया, देखो θ2 माइनस θ1 करके निकालोगे। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्या है, डेल्टा थीटा। तो अगर ये डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, θ2 माइनस θ1, तो इस डेल्टा t टाइम इंटरवल में जो बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एंगल इज इक्वल्स टू होता है अपना आर्क अपॉन रेडियस। कोण इज इक्वल्स टू क्या होता है, चाप भाग करते हैं आप त्रिज्या से, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें, एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा या डेल्टा थीटा मान लीजिए। ठीक है, आर्क आपकी कितनी हो गई, देखो अगर एक कंप्लीट सर्कल हम लेके चलते हैं, यानी कि बॉडी अगर ए से शुरू होके वापस ए पर ही आती है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर, यानी कि 2πr, आर्क जो होगी, आर्क कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, जो सकम्फ्रेंस होती है, यानी कि ये हो गया आपका 2πr, और रेडियस आपका कितना है, r। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो इज इक्वल्स टू हो गया 2π के। दैट मीन्स अगर कोई भी बॉडी पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसके जो एंगल में चेंज आएगा या जो उसका कोणीय विस्थापन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2π। 2π का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री या 2π रेडियन, एंगल रेडियन में लेते हो। ठीक है, या 360 डिग्री भी आप इसको कह सकते हो। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में या एक कंप्लीट रोटेशन में जो भी आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कोणीय विस्थापन होता है, वो इक्वल हो जाता है 360 डिग्री के 2π एंगल के। ठीक है, उसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपका क्या आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन की जो परिवर्तन दर होती है उसी को आप क्या कहते हो, वेग कहते हो। तो इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जो भी चेंज आएगा उसको आप क्या कहोगे, एंगुलर वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा थीटा, कितने टाइम में, डेल्टा t,
इसको ओमेगा से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगेन एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक पूरा एक चक्कर लगाने में डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 2 पाई। तो आप ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई अपॉन डेल्टा टी। अब मान लीजिए डेल्टा टी क्या है? एक पूरा सर्कल आ रहा है, तो एक पूरे सर्कल का हमने मान लिया जो टाइम आ रहा है वो कैपिटल टी आ रहा है एक चक्कर लगाने का, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यूनिट क्या होगी? एंगल रेडियन में लेते हैं और टाइम सेकेंड में, यानी कि रेडियन पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या हो जाएगी? क्योंकि रेडियन जो होता है यूनिट तो होती है लेकिन इसकी डायमेंशन हम नहीं लेते हैं, तो इसकी डायमेंशन होती है t-1। ठीक है। उसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के साथ वेलोसिटी में जो भी चेंज आता है उसको आप क्या कहते हो? एक्सेलरेशन कहते हो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ठीक है। अब देखिए ओमेगा क्या था? डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है। अगर टाइम पीरियड बहुत ही छोटा हो जाए, यानी कि अप्रोच कर रहा है किसको? ज़ीरो को, अगर आपने लिमिट्स पढ़ी हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट क्या कर रही है? डेल्टा टी की लिमिट ज़ीरो की तरफ जा रही है, यानी कि इंटरवल बहुत छोटा होता जा रहा है। और इसी को आप क्या लिख सकते हो? डी थीटा ओवर डी टी डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है। अब इसी तरह से अगर अल्फा आप क्या लिख रहे हो? डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, और आप ये कह रहे हो कि टाइम पीरियड क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, यानी कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी ओमेगा ओवर डी टी। इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी आपकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और डायमेंशन जो हो जाएगी इसकी t-2 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, अगर सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो तो टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उस मोशन में एक कंप्लीट सर्कल का जो भी टाइम पीरियड होता है, यानी कि बॉडी को जो भी टाइम लगता है एक सर्कल को कंप्लीट करने में, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका टाइम पीरियड। यानी कि एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो भी टाइम पीरियड होगा उसी को हम उस बॉडी का क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। इसको हम इन जनरल कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कैपिटल टी क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया बॉडी का, यानी कि उस बॉडी को सर्कल को में एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, सर्कुलर मोशन में एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? कैपिटल टी टाइम लग रहा है। इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो एक सेकंड में उसके जितने भी रेवोल्यूशंस होते हैं, कितने चक्कर वो लगाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इन जनरल इसको एफ से या एन से या ईटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। एन क्या हो गए? एक सेकंड में लगने वाले चक्कर, यानी कि एन रोटेशन के लिए या एन सर्कल्स के लिए टाइम कितना लग रहा है? एक सेकंड। एक सेकंड में इतने रोटेशंस हो रहे हैं, तो एक रोटेशन के लिए टाइम कितना लग जाएगा? 1/n। और एक चक्कर के लिए टाइम पीरियड कितना होता है? t। तो इसका मतलब t इज इक्वल्स टू हो गया 1/n। ठीक है। या आप क्या लिख सकते हो यहाँ से? n इज इक्वल्स टू 1/t। n क्या है? फ्रीक्वेंसी, और t क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है। तो t सेकंड में लेंगे तो n की यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई इसकी? पर सेकंड, या इसी को हम किसके बराबर मानते हैं? 1 हर्ट्ज के बराबर मानते हैं। ठीक है। और डायमेंशन क्या हो जाएगी? t-1। ठीक है।